ये विद्युत रसायन होता क्या है, किसे कहते होंगे विद्युत रसायन। तो इसमें सिंपल चीजें हैं कि विद्युत रसायन किसे कहा जाता है, जो यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक, जिसमें क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदले जाने का हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं विद्युत रसायन। यानी कि दोनों प्रोसेस होगी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है ना। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, इस जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं वो कहलाता है विद्युत रसायन। ठीक है। दूसरा है विद्युत रसायन में जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, वो क्या होता है, सेल और वैद्युत अपघटनी सेल के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, दो चीजें आएंगी यहाँ पर। ठीक है ना, उसको कन्वर्जन करने के लिए कुछ कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होंगे, साधन होंगे, और उनको कहते हैं हम सेल। ठीक है ना। देखो जैसे हमारे पास है वैद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल, गैल्वेनिक सेल, ये एक ही प्रकार का सेल है। गैल्वेनिक सेल भी उसी को कहते हैं, वोल्टेज सेल भी उसी को कहते हैं, और वैद्युत रासायनिक सेल भी उसी को कहा जाता है ना। तो ये कहता है कि देखो इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक क्रिया और रासायनिक ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, जो कौन से सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना, ये क्या करेगा, जो रासायनिक ऊर्जा है उसको क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ये तो सिंपल परिभाषा है, लेकिन ये याद रखना होगा, कठिन होता है थोड़ा सा, कि विद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है ना, दूसरा हम इसको वोल्टेज सेल भी कहते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ये क्या करेगा, जो रासायनिक ऊर्जा होगी, जो हम सिंपल घरों में टॉर्च में यूज करते हैं सेल, वो भी इसी प्रकार का सेल है। घर में टॉर्च में लगाते हैं सेल, ठीक है ना। तो टॉर्च में हम सेल को लगाते हैं तो उसमें वो क्या करता है, इसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है और उससे विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। उसे क्या कह सकते हैं हम, गैल्वेनिक सेल। ये बहुत छोटी परिभाषा है बेटा, ठीक है ना, और बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। उसे हम क्या कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, जो क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, उसे क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना। और सेल भी है, जैसे शुष्क सेल है, शुष्क सेल भी इसी के अंतर्गत आता है। लैक्लांसिक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत, उनके नाम थोड़ा अलग अलग है, बाकी है वो एक ही प्रकार। ठीक है ना। अब दूसरा यहाँ यदि हम देखेंगे, इस प्रकार के जो सेल होंगे, वैद्युत रासायनिक सेल, इनमें क्या होगा, एक रासायनिक क्रिया होगी। मान लीजिए देखो रासायनिक क्रिया कैसे होगी, जैसे हमारे पास है, एक है Zn और ये सॉलिड फॉर्म है। आप लोगों ने देखा होगा जिंक की एक रॉड बनी रहती है, जो सेल होता है उसमें एक जिंक की रॉड आती है बीच में। ठीक है ना, जिंक की रॉड होगी, और साथ साथ में इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है। कभी सेल को तोड़ करके देखना तो उसके चारों ओर क्या होता है, सफेद रंग का कॉपर सल्फेट ऐसा बना होता है, एक सॉल्यूशन भरा होता है। ठीक है ना, अंदर तो क्या होगा, जिंक की रॉड होगी और बाहर उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होगा। ठीक है ना, ये आपस में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने से क्या होगा, यहां से देखो, ध्यान से ध्यान रखना आपको, है ना, ये जो जिंक है इस कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ठीक है ना, इस कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा, और हटाने के बाद क्या बना देगा, यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है ना, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट के साथ साथ क्या होगा, इसमें इसमें कॉपर अलग निकल जाएगा, Cu, और टू पॉजिटिव के फॉर्म में, चलो Cu लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्शन के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, है ना। यहाँ देखो बेटा दो चीजें हुई है, यहाँ पर ये जिंक जो है इस सल्फेट आयन को रिप्लेस कर देता है। ये रिएक्शन आएगा, आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारी बार पूछा जाता है कि क्या जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का जो विलियन है, इसको जिंक जिंक के बर्तन में रखा जा सकता है, कि जिंक की बॉटल में रखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जिंक के उस बर्तन या बॉटल में रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सके, क्योंकि जिंक क्या करेगा, इसमें से कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर देगा, और ये क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, और कॉपर को अलग करता चला जाएगा, और धीरे धीरे कॉपर खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज और हो सकती है, जो जिंक सल्फेट है
उसको कॉपर में रखा जा सकता है। कॉपर में रखेंगे तो ये रिप्लेस थोड़ी कर पाएगा इसको, ये तो क्या है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में है ये नीचे है, ठीक है ना, इसलिए रिप्लेस नहीं कर पाएगा। रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये ऐसा कैसे बना रहेगा, नहीं तो ये क्या होगा, ये दूसरी तरह चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे जिंक है, क्या है बेटा इसमें, मान लीजिए ये जिंक है, ये जेडन है, और इस सॉलिड के फॉर्म में है। यहाँ क्या है, प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये कन्वर्ट हुआ, जिंक हुआ, और जिंक क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ क्या होगा, एक्वस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म में आएगा, और Cu क्या आएगा, सॉलिड फॉर्म में। देखो ये आयनिक फॉर्म में आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। तो यहाँ पर ध्यान एक चीज का रखना है कि जब जब जो है क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, कि जब जो है क्या होगा, एक तो Zn2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव, तथा जो हुआ, या हम कह सकते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, इन आयनों की जो सांद्रता है, आयनों की सांद्रता, सांद्रता का मतलब ये क्या आएगा, इकाई, एक इकाई का मतलब हो गया यहाँ पर, एक इकाई कैसे माना जाता है बेटा, एक इकाई माना जाता है 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल पर लीटर, सॉरी डेसीमीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, 1 मोल डेसीमीटर, ये प्रति लीटर भी हम इसको लीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना, या इसी फॉर्म में लिख लो, ठीक है ना, 1 मोल डेसीमीटर क्यूब होती है। तो जब इतना हो जाएगा, इनकी सांद्रता है ना, होती है, जब इनकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1 मोल मीटर क्यूब, ठीक है ना, इतनी हो जाए इकाई, इनकी सांद्रता किसकी, इसकी और इसकी सांद्रता इकाई फॉर्म में आ जाए, तो ऐसी दशा में क्या होता है, इसका जो विद्युतीय विभव है, इसका विद्युत विभव कितना हो जाएगा बेटा, इसका विद्युत विभव हो जाएगा, विद्युत का जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा 1.1 वोल्ट, कितना हो जाएगा, 1.1 वोल्ट। और इस प्रकार की जो हमारे पास युक्ति होती है, इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, ये किस में होता है, गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल, इसको हम कहते हैं गैल्वियन सेल या वोल्टेज, जिनमें क्या होगा, इनकी आयनिक सांद्रता क्या होगी, 1.1 वोल्ट तक हो जाती है, ठीक है ना, इनकी जो सांद्रता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनी सेल, उसी को बोलते हैं गैल्वेनी सेल, या हम दूसरा कहा जाता है कौन सा वाला, वोल्टेज सेल। ये है बेटा, उसी परिभाषा को हमने रूपांतरित कर दिया, ये वाली जो परिभाषा है ना, थोड़ा चेंज, इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज सेल भी कहा जाता है, ये है बेटा वोल्टेज सेल, ठीक है ना। तो इसमें अब थोड़ी सी ये ध्यान रखना कि जब ये इतना हो जाएगा, ये कंडीशंस आ जाएगी, तो यहाँ पर बाह्य विभव लगा सकते हैं, क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल में जब क्या करते हैं, विपरीत बाह्य विभव लगाया जाता है, जब हम 1.1 वोल्ट हो गया, तब तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अभिक्रिया स्थिर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि यदि गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं, एक बाह्य विभव लगाते हैं और विपरीत विभव लगाते हैं, कैसे विभव लगाते हैं, बाह्य विभव लगाते हैं और विपरीत विभव लगाते हैं, तो उस दशा में 3 कंडीशन आती है, ठीक है ना। तो बाह्य विभव लगाते हैं, और बाह्य विभव लगाने से क्या होगा, जो इस प्रकार का जो विभव लगेगा बाह्य विभव, उसे कहेंगे वैद्युत अपघट्य सेल के समान कार्य करेगा, किसके समान करेगा, वैद्युत अपघट्य सेल के समान। वो विपरीत आएगा, विपरीत आने के बाद वो क्या होगा, रिचार्ज हो जाएगा वापस, ठीक है ना। तो वहां पर 3 कंडीशन आती है, कि जैसे बाह्य विभव लगाया, कौन सा विभव लगाया, बाह्य विभव, ठीक है ना, विपरीत दिशा में, और इस विभव को हम बढ़ाते चले जाएंगे, है ना, जैसे मान लीजिए अब 1.1 वोल्ट हो गया, अब हमने क्या किया, जो हमारे पास ई बाह्य है, ये बाह्य विभव लगाया, ध्यान रखना, ये 1.1 वोल्ट हो जाता है, तो अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं, उस स्थिति में आ जाती है जहां पर न तो फॉरवर्ड होगी न बैकवर्ड होगी, यानी कि सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, विपरीत इस पर क्या लगा रहे हैं, बाह्य विभव लगा रहे हैं, इसको विभव दे रहे हैं,
और विभव लगाने से क्या होगा, विभव लगाने से जब इसमें धीरे धीरे विभव लगाएंगे तो ये अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विभव क्या होगा, नहीं हो जाता है 1.1 वोल्ट नहीं हो जाता। ये क्रिया कब तक चलेगी, जब तक क्या नहीं होगा, ठीक है ना। और इस स्थिति में क्या होगा, जैसे विभव इतने इस स्थिति में पहुंचेगा 1.1 वोल्ट, वहां पर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया रुक जाएगी और सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस दशा में जब विभव क्या होगा 1.1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और बाह्य विभव में क्या होगा, फिर हम क्या, तब भी हम क्या करते हैं, बाह्य विभव लगाते रहेंगे तो वृद्धि होती चली जाएगी, ठीक है ना। और वृद्धि होने से क्या होगा, विपरीत दिशा में इसमें कार्य होने लगेगा, ठीक है ना। और इसको कह सकते हैं ये वैद्युत अपघटनी सेल, इसको क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघटनी सेल। इसमें तीन कंडीशन है बेटा, देखो जब क्या होगा, जब बाह्य विभव, देखो जब बाह्य विभव क्या होगा, ई बाह्य, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई बाह्य, ठीक है ना, इज लेस देन 1.1 वोल्ट। यदि ई बाह्य जो है 1.1 वोल्ट से कम है, लेस देन 1.1 वोल्ट, तो ऐसी दशा में हम देखेंगे क्या होता होगा, ठीक है ना। तो नंबर एक क्या होगा, जो हमने दो सेल बताए थे, जैसे हमने बताया था जिंक, हम एक लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना। इस तो ऐसे तो नहीं हमने, तो हमें ऐसे बनाएंगे टब, है ना। और यहाँ पर एक इसको ऐसे जोड़ देते हैं, दो टब बनाएंगे और इसको लवण सेतु से जोड़ देंगे। लवण सेतु पता है आप लोगों को क्या काम करता है, लवण सेतु क्या काम करता है बेटा, जल्दी बताओ। सर सबसे पहले सर वो विद्युत जो उदासीनता है उसको बनाए रखता है, सर दूसरा आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। बिल्कुल, इनको आंतरिक जो परिपथ है वो पूर्ण करेगा। यहाँ देखो हमारे पास ये इस टाइप से मैंने बना दिया है ना, दो अलग अलग पार्ट है इसके, ठीक है ना। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट है, और इसको हमने क्या किया, ये लवण सेतु से जोड़ दिया, मैंने ऐसे ही बना रहा हूँ, है ना। अब होगा क्या बेटा, इसमें इसमें कंडीशंस है, क्या कंडीशन है इसमें होगा, शायद मुझे इस, ठीक है ना, एक मिनट देखता हूँ मैं, जहाँ बना होगा, क्योंकि वो थोड़ा और बढ़िया रहेगा ना, सीधे डायरेक्ट ही बता देता हूँ। बहुत ये है, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, इस दशा में ये देखो, जो हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, देखो इसमें देखो बेटा, यहाँ पर ये बना हुआ है, यदि बाह्य विभव क्या है 1.1 वोल्ट से कम है, देखो, तो ऐसी दशा में यदि देखेंगे, ये है जिंक सल्फेट, इधर वाला क्या है, जिंक सल्फेट है, इधर वाला है कॉपर सल्फेट, ये कॉपर का है, ये कॉपर सॉल्यूशन है यहाँ पर, और ये जिंक सॉल्यूशन है इधर की तरफ, ठीक है ना। तो जब क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जिंक से कॉपर छड़ की ओर होता है, जो क्या होगा यहाँ पर, किसका प्रभाव, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किधर से बढ़ेंगे, किधर की तरफ, जैसे दो बने हुए हैं ना ऐसे करके, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ये बना हुआ है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से और ये बना हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, है ना। तो यहाँ पर ये लवण सेतु से ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ऐसे। तो ये इसमें क्या होगा, और दूसरे इसमें ये जिंक रॉड है, ठीक है ना, ये जिंक रॉड हो जाएगी, ये जुड़ी हुई है इधर की तरफ ऐसे, और ये कॉपर रॉड से जुड़ी हुई है, यहाँ पर एक कॉपर रॉड है ना। तो अब ये क्या कहता है, देखो बेटा, इस दशा में यदि हमने क्या किया, इसमें पहली कंडीशन थी ई वाहे जो है लेस देन 1.1 वोल्ट, यदि जो हमने किसे, जो ई बाह्य है, बाह्य विभव है, यदि उसका 1.1 वोल्ट से कम है, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से, देखो बेटे, इलेक्ट्रॉन जो जिंक रॉड है, यहां से ये जिंक रॉड है, इस जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, कॉपर की तरफ, कॉपर की छड़ की ओर जाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जिंक से कॉपर छड़ की ओर, जिंक से कहां जा रहे हैं, कॉपर छड़ की ओर, ठीक है ना। तो क्या होगा, विद्युत धारा कहां होगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत वैल्यू, बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के विपरीत विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कहां से हो रहा है, जिंक से कॉपर की ओर, तो विद्युत धारा कहां से कहां बहेगी, विद्युत धारा बहेगी आपकी कहां से कहां, बताओ जल्दी से बताओ, कहां से कहां बहेगी, कॉपर छड़ कॉपर से से जिंक।
बिल्कुल, ये देखो धारा, मैं इसको धारा लिख रहा हूँ, है ना, विद्युत धारा, है ना, इसको विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को मैंने इसलिए इंडिकेट किया, विद्युत धारा कहाँ से कहाँ बहेगी, यानी कि कॉपर छड़ से जिंक छड़ की ओर। और इसको हम कह सकते हैं बेटा कैथोड, ये कैथोड है, ये क्या है, कैथोड है, ये क्या है, एनोड है, ठीक है ना। दूसरी तरह हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन बहेंगे एनोड से कैथोड की ओर, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बहेंगे, इलेक्ट्रॉन बहेंगे कॉपर से जिंक से या एनोड से कैथोड की ओर। और विद्युत धारा कहाँ से बहेगी, विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर। तो इस प्रकार से एक ध्यान रखना, कब कंडीशंस क्या है, जब ई बाह्य जो है क्या होगा, या इलेक्ट्रोड विभव जो है, जो बाह्य इलेक्ट्रोड विभव है वो 1.1 वोल्ट से कम। दूसरा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि जब जो बाह्य विभव है क्या है, ई बाह्य है, ये इक्वल है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट के बराबर है, तो ऐसी दशा में इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं होता है। पहली वाली दशा में क्या होगा बेटा, ध्यान रखना, पहली वाली दशा में जो जिंक एनोड है वो घुलता चला जाता है, ये क्या हो रहा है, खत्म होता चला जाएगा, ऐसे ये घुलता चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड जमा होता चला जाएगा, इस पे जमा होता चला जाएगा, है ना, इसमें जमा होता चला जाएगा। तो ये ध्यान भी रखना इसमें, है ना। यहाँ देखो, जब अभिक्रिया बराबर है तो ऐसी दिशा में कोई प्रभाव नहीं होगा, और जब कोई प्रभाव नहीं होगा तो कोई रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होगी, जब ई जो बाह्य इलेक्ट्रोड विभव है वो 1.1 वोल्ट हो तो, ठीक है ना, क्योंकि उसका हमारे पास जो वोल्टिक सेल है उसका विभव भी क्या है, 1.1 वोल्ट है, ठीक है ना, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन तीसरी कंडीशन है, जब हमारे पास क्या होगा, ई बाह्य यानी कि बाह्य विभव क्या होगा, इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, ठीक है ना, 1.1 वोल्ट है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रभाव प्रभाव क्या होगा, कॉपर से कहाँ होगा, देखो कॉपर इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जो बहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन जो बहेंगे, ठीक है ना, वो कहाँ से बहेंगे, कॉपर से किस तरफ बहेंगे, जिंक की ओर। देखो इलेक्ट्रॉन का बहने की क्या होगा, कॉपर से जिंक, कॉपर कहाँ है, कैथोड पर है, ठीक है ना, कैथोड से, और कहाँ आएंगे, जिंक एनोड की तरफ आएंगे, ठीक है ना, कैथोड से कहाँ आएंगे, एनोड की तरफ आएंगे। और जो धारा है, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होगी, जिंक से कहाँ जाएगी, कॉपर की तरफ, तो ये धारा विपरीत दिशा में बहेगी, ठीक है ना। तो ये होगा, और इस दशा में पहले वाले में तो जिंक खत्म हो रहा था, इस समय कॉपर खत्म होता चला जाएगा, ये कॉपर क्या होता चला जाएगा, यहाँ से डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और जिंक क्या होगा, यहाँ जमा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, ये तीन कंडीशन है इसकी, जो विद्युत अपघटनी सेल में भी होती हैं, ठीक है ना, और इन कंडीशंस के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन याद रखनी बेटा, तीनों कंडीशंस क्या रखनी, याद रखनी। चलो अब हम वापस चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हमने तीनों की तीनों स्थितियां को पढ़ लिया, ठीक है ना, तीनों स्थितियां हमने पढ़ ली, ये सेल में किस प्रकार से हो सकती हैं, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखो नेक्स्ट है ये विद्युत अपघटनी सेल। देखो विद्युत अपघटनी सेल क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो सेल होगा वो क्या करेगा, विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। देखो बेटा अब इसके बीच क्या होती है, एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीकरण भी होता है और रिडक्शन भी होता है, और उससे साथ साथ होगा तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और इसको देखो कैसे होगा रहा है, सिंपल है, देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, एक का ऑक्सीकरण होगा एक का अपचयन होगा,
ठीक है ना। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो ना, रिडॉक्सन रिडक्शन रिडक्शन से बना हुआ, ये रिडक्शन है ना। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इससे क्या लिया उसने, रेड, रेड, और इससे लिया ऑक्स, बस हो गया, रिडॉक्स हो गया, है ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं क्या हो रही, साथ साथ चल रही। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी सेलों को हम सेल अभिक्रियाएं कहते हैं बेटा इनको, है ना। इनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, रिडॉक्स। कोई भी अभिक्रिया है, लगभग अधिकांश अभिक्रियाओं में ये कंडीशंस होती हैं, रिडॉक्स कंडीशंस होती है ना, जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में चलता रहता है। ये दो अभिक्रिया हैं, देखो यहाँ दो पदार्थ हमारे पास, एक है ZnCl2, सॉरी HgCl2, और साथ साथ में SnCl2। देखो यहाँ पर देखोगे तो कैसे कैसे पता लगाना हमने, देखो यहाँ पर ये है HgCl2, ठीक है ना, और ये क्या है, SnCl2 से अभिक्रिया हो रही, और इन्होंने दोनों ने बनाया HgCl2 और साथ साथ में SnCl2। अब हमने क्या करना बेटा, यहाँ देखना है कि किसमें रिडक्शन हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका एक सिंपल मेथड ये है कि आपको ऑक्सीकरण संख्याएं मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो अभी बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो रिडॉक्स में क्या होता है, जैसे HgCl2, तो इस Hg के साथ दो नेगेटिव चार्ज Cl है, इसका मतलब इसका दो पॉजिटिव चार्ज। मैं जनरल बता रहा हूँ, वैसे निकालना ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण निकालने के तरीके अलग है, आप लोगों को पता भी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, इसमें टू पॉजिटिव चार्ज, इसमें टू नेगेटिव चार्ज। एसएन में देखोगे तो ये दो Cl नेगेटिव लगे हैं, तो इसमें क्या होगा, दो पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो इस पे भी दो पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी दो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या हुआ, इस पे देखेंगे तो दो Hg हैं दो Cl के साथ, इसका मतलब एक Hg क्या है, एक Cl के साथ जुड़ा हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, Sn के पास चार नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या आएगा, फोर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो यहाँ देखो, इसमें दो प्लस थे, इसमें क्या हुआ, एक प्लस हुआ, यानी कि प्लस की संख्या कम होना, यानी कि प्लस की संख्या कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या, कौन सी प्रोसेस कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना क्या कहलाता है, अपचयन। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। और ये देखो इलेक्ट्रॉन का निकालना, देखो यहां से क्या हुआ, दो से चार। एसएन ने क्या किया, एसएन के पास था दो पॉजिटिव चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो तीन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो क्या आ जाएगा, चार पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही, किसका, इसका तो हो रहा है अपचयन HgCl2, और इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। लेकिन ये ध्यान रखना, जिसका अपचयन हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो क्या वो कहलाएगा, ऑक्सीकारक, जिसका अपचयन हो रहा होगा ऑक्सीकारक। क्योंकि ये दूसरे का ऑक्सीकरण, जिसका स्वयं का अपचयन होता है वो दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, तो इसलिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण करने वाला, है ना, ऑक्सीकारक। दूसरा ये देखो, जिसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, वो होता है अपचायक, ये दूसरे का क्या करेगा, अपचयन करेगा, अपचायक। शब्द अलग अलग है, देखो ये अपचायक हो जाएगा, ये दूसरे का क्या करेगा, अपचयन करेगा। ये छोटे छोटे शब्द है बेटा, इनको याद रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन, इस रिडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें देखो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, देखो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होगा, जिसमें कोई भी परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग करेगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को त्यागना, बस ऑक्सीकरण, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ कंडीशंस होंगी। इसमें जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, जिसके कारण धनावेश में वृद्धि होगी। यानी कि यहाँ पर यदि एक धनावेश है और यहाँ दो धनावेश हो गया, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें ऑक्सीकरण हुआ। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण, धनावेशों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। देखो ऋणावेशों की संख्या में कमी होगी। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एस एक नेगेटिव चार्ज है और इसने एस बना दिया, देखो ऋणावेश एक था और अब खत्म हो गया, तो इसका मतलब कमी हुई, तो ऋणावेश की कमी भी होगी, तब भी जो है क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ये सब उसी पर बेस्ड है बेटा। देखो ये धनावेश, जैसे देखो एच था, पहले इसमें कोई आवेश नहीं था,
एक धनावेश बढ़ा, ऑक्सीकरण। यहाँ पे कोई आवेश नहीं था, दो धनावेश बढ़े, ऑक्सीकरण। यहाँ ऋणावेश था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये क्या हो गया, ऋण आवेशों की संख्या कमी हो गई, तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से याद रखना होगा, ऑक्सीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है ना, तो मुझे लगता है ऑक्सीकरण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, ऑक्सीकरण के बाद अपचयन। तो अपचयन क्या होती है, जहां पर क्या होगा, यदि कोई भी क्या है हमारे पास, कोई भी परमाणु है, अणु है, आयन है, वो इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अपचयन। ये अपचयन क्रिया हो रही है ना। तो अब इसमें क्या होगा, अपचयन में क्या होगा, इसमें ऋणा, ये देखो, जिसके कारण क्या होगा, ऋणावेश में वृद्धि होगी, ऋणावेश बढ़ेंगे। देखो यहाँ एक ऋणावेश Cl एक माइनस चार्ज और आगे दो माइनस चार्ज हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, आवेश बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आवेश की संख्या बढ़ रही है। देखो एक आवेश था, दो माइनस आवेश, और कौन से आवेश बढ़ रहे हैं, ऋणावेश बढ़ रहे हैं, धनावेश नहीं बढ़ रहे हैं, ऋणावेश बढ़ रहा है ना। या क्लोरीन था और इस क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आ गया, यहाँ कोई संख्या जीरो थी, आवेश की संख्या, ऋणावेश की संख्या, यहाँ एक हो गई। ठीक है ना, तो जहां पर क्या होंगे, ऋणावेश की संख्या बढ़ेगी, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन। दूसरा देखो, धनावेशों की कमी हो जाए, बिल्कुल उसके विपरीत है, धनावेशों की कमी हो जाए। मान लीजिए SN4 पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या हो जाता है, SN2 पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसका मतलब कमी हुई, धनावेशों की कमी। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो बेटे से, ये देखिए, धनावेश एक था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ और कितना बना गया, कितना बना बेटा, इसमें इसमें कोई आवेश नहीं है। देखो धनावेशों की क्या हुई, कमी। धनावेश दो थे, कोई आवेश नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुई, कमी। धनावेशों की कमी, देखो धनावेशों की कमी, अपचयन। देखो ऋणावेशों की वृद्धि, यहाँ ऋणावेश कुछ नहीं था, जीरो था, इसने दो ऋणावेश आ गए, है ना, तो ऋणावेशों की वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन। वैसे ये है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए तो क्या हो जाएगा, अपचयन क्रिया कहलाएगी। वो उस ये प्रोसेस उसी पर डिपेंड कर रही है ना, ये सारी की सारी प्रोसेस इसी पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखो ऑक्सीकरण अपचयन हमने बता दिया, रिडॉक्स है ना। इसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड कौन बताए, बहुत अच्छी तरह याद करवा रखा है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड जल्दी बताओ। किसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोड, सर धातु से बनी हुआ छड़ जिसको उसके विद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है। बिल्कुल सिंपल, हम कह सकते हैं कोई धातु की छड़ है, माना कॉपर की छड़ है ना, और इसमें हमने क्या किया, कॉपर की छड़ को कॉप क्या करें, उसी के लवण के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबा दें। कोई धातु की छड़ है और उसको क्या कर दें, उसी के लवण में, लवण के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबा दें। जैसे मान आंशिक रूप से डुबा दें, कैसे, कॉपर के हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिला डुबा दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन लिया और कॉपर की छड़ को ऐसे डुबा दिया, आंशिक रूप से डुबा दिया या लगभग लगभग पूर्ण रूप से डुबा दिया, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या कहलाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड बन गया, है ना, अर्ध, अब उसके बाद अर्ध सेल हो गया, अर्ध इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से बन जाएंगे, इलेक्ट्रोड ही हो गया। दूसरा हमारे पास एनोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, जहां पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा, है ना। जहां पर प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है, वहां पर क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनोड, है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, सेल के बाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर, एनोड का होना बाएं ओर, बाईं ओर, यहाँ बाएं ओर। दिखाते हैं उसको, है ना, दर्शाते बाईं ओर। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड्स। ठीक है ना। दूसरा होता है बेटा कैथोड। कैथोड क्या होता है, कैथोड हमारे पास जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रहे होंगे, कैथोड पर क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, है ना। और रिडक्शन के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, जब रिडक्शन क्रिया हो रही होगी तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहण किए जा रहे होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा होगा। तीसरा इस पर इसको हम किस तरफ लिखते हैं, दाईं ओर लिखा जाता है इसको। ठीक है ना, दाईं ओर बनाते हैं, जो ये प्रॉपर्टी है उसके अनुसार हम इसको समझ सकते हैं, है ना, कि एनोड क्या हुआ, कैथोड क्या हुआ।
नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, काफी बार पूछा भी जाता है ना। और गैल्वेनिक सेल का मुख्य काम होता है, देखो, जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। गैल्वेनिक सेल का क्या काम है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है ना। इस सेल को इसमें इस जिससे क्या होता है, सेल की ऊर्जा कम होती जाती है। जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो उसकी स्वाभाविक है, उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना। और जिन्हें जोड़ने के लिए, जोड़ने पर क्या है, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिसे हम एनोड कहते हैं। देखो हमारे पास क्या होगा, जो गैल्वेनिक सेल होगा, इसमें दो हमारे पास इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, है ना। और जिसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। और इसको कहा जाता है एनोड। क्या कहते हैं बेटा इसको? एनोड कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड, इसको हम एनोड भी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, अपचयन क्रिया होती है। ऊपर वाले में उपचयन, यहाँ पर अपचयन, है ना। और जिसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसका मतलब जहां पर क्या होगा, अपचयन होगा, वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा, ठीक है ना। और दोनों क्या होंगे, देखो, ये दोनों इलेक्ट्रोड अर्ध सेल कहलाते हैं। ये दोनों सेल, एक तो क्या होगा, ऑक्सीकरण अर्ध सेल हो सकता है ना, या उपचयन, ऐसे भी लिखा जा सकता है उपचयन अर्ध सेल, अर्ध सेल। और एक होगा अपचयन अर्ध सेल। दो प्रकार के क्या होंगे, अर्ध सेल होंगे। एक उपचयन अर्ध सेल और दूसरा क्या होगा, अपचयन अर्ध सेल। दो प्रकार के, है ना। ये देखो, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे, अर्ध सेल कहलाते हैं। और अर्ध सेलों में होने वाली जो अभिक्रिया है वो अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। इनको हम कह सकते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। और इसका उपयोग किया जाता है किस, कहाँ कहाँ किया जा सकता है, मोटर हो गया, मोटर हीटर में, पंखा हो गया, गीजर हो गया, है ना, इनमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इस सेल का, ठीक है ना। इस सेल का प्रयोग हम यहाँ पर इन जगहों पर कर सकते हैं। और जगह भी होता है, ये तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो इसमें, देखो बेटा, ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल को यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार से माना जाता है, जैसे हमने जिंक हुआ, ठीक है ना, और इसके साथ ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस कॉपर टू सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है ना, ये एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है ना, विलयन बना हुआ कॉपर सल्फेट का विलयन। ये क्या कर देगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है ना। और साथ साथ में कॉपर अलग निकाल देगा। ये दो अर्ध अभिक्रियाएं बेटा, देखो यदि हम इसमें दो अर्ध अभिक्रियाओं को देखेंगे तो दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। यह अभिक्रिया क्या होगा, दो अर्ध सेलों की अभिक्रिया है, का संयोजन है, ठीक है ना। और इसका जो पूरा सेल हमें दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार से पूरे सेल की अभिक्रिया दिखा रहा है। पहले अर्ध सेल देखेंगे तो यहाँ देखो, यदि हम इसमें देखेंगे तो कॉपर से कॉपर, ये देखो पहला प्रथम अर्ध सेल। दो प्रकार के सेल है बेटा, देखो जैसे ये है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव हुआ, ये एक सेल ही है, ठीक है ना। और क्या बना दी इसने, अर्ध सेल, सॉरी, ठीक है ना। और इसने क्या किया, Cu बनाया। कैसे बन सकता है, जब ये दो पॉजिटिव चार्ज है तब कैसे न्यूट्रलाइज हो सकता है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इस पे दो पॉजिटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस रूप में होगा। तो इसको बोला जाता है, ये कौन सा सेल है, ये है अपचयन। जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए वो क्या होगा, अपचयन अर्ध सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन अर्ध सेल, ठीक है ना। ये अपचयन अर्ध सेल होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अपचयन अर्ध सेल बोलेंगे। दूसरा हमारे पास देखो, यहाँ ये क्या है, ये क्या कर रहा है, देखो इसमें जिंक से किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक टू पॉजिटिव। देखो जिंक है, Zn है, और इसमें क्या आया, जिंक टू पॉजिटिव चार्ज आया। ये टू पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जीरो था, दो पॉजिटिव चार्ज कब आएंगे, जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जब इससे दो इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ये क्या होगा, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ठीक है। और ये अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया और उपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है ना। ये दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, जो डेनियल सेल होता है भिन्न भिन्न भागों में होती हैं। और अपचयन अर्ध सेल कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है, जबकि क्या होगा, ऑक्सीजन जो अर्ध सेल अभिक्रिया है वो जिंक इलेक्ट्रोड पर होगी, ठीक है ना। और सेल के दो भाग होते हैं, ठीक है ना, दो भाग अर्ध सेल, या कह सकते हैं इसको, है ना, रिडॉक्स युग्म भी कहते हैं। दोनों भाग यदि मिल गए तो रिडॉक्स युग्म भी कहेंगे इसको, है ना। और कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल और जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना। अर्ध अर्ध सेल से मिलकर के एक पूरा सेल बन जाता है, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं,
कल मैं क्वेश्चन पूछ भी रहा था, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? सिंपल है, इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य की मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड के लिए जो छड़ है ना, एक छड़ है और इसके मध्य देखो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत अपघट्य होगा, जो हमने वैद्युत अपघट्य मिलाया होगा। देखो एक ये इलेक्ट्रोड की जो छड़ है, जो हमारे पास, जैसे माना सपोज हमने कॉपर की छड़ ली और ये कॉपर सल्फेट विलयन है, भाई इनके बीच क्या होगा, विभव में अंतर होगा। ये इलेक्ट्रोड है और वैसे तो पूरा अपने आप में इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड और दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच देखे जाए तो वो भी इलेक्ट्रोड विभव है। लेकिन यदि हम ये क्या करें कि एक इलेक्ट्रोड है और वैद्युत अपघट्य है, इनके बीच का जो विभव में अंतर है, इनके मध्य जो अंतर है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहता है। इसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ये इलेक्ट्रोड, वैसे दो इलेक्ट्रोडों के बीच में यदि विभव अंतर देखेंगे तो वो भी विभवांतर होता है। विभव में जो अंतर होगा वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, उसको होगा जिसे हम क्या कहते हैं, विभव में अंतर। ठीक है ना, विभव में अंतर किसके मध्य, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड विभव है ना, इनके दोनों के बीच के अंतर को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। आगे चलते बेटा देखो, अब इलेक्ट्रोड विभव को देखेंगे। जब क्या होगा, यहाँ पर एक और शब्द है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब इलेक्ट्रोड विभव हमें पता लग गया है कि इलेक्ट्रोड और किसके, वैद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। लेकिन एक मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हुआ, ये अलग से क्या है। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है कि जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी जो स्पीसीज है, जितनी भी हमारे पास क्या होगा, जो अर्धशैल जो हमने बनाए, जैसे माने ये बनाए, और इस सीरीज में हमने जितनी भी हमारे पास इकाइयां हैं, वो क्या है, जो हमारे पास इनकी जो प्रयुक्त जो स्पीसीज है, ये जैसे माना हमारे पास वैद्युत अपघट्य है या इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है ना। ये कहता है कि देखो, जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीसीज की सांद्रता केवल एक इकाई हो, है ना, माना मैं कहूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है लेकिन 1 m है, एक मोलर है ना, एक मोलर सॉल्यूशन का मैंने, तो जहां पर क्या होगा, इनकी जो सांद्रता है केवल एक इकाई में होती है, तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ऐसी दशा में हम उसको क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इनकी जो स्पीसीज हमने यूज की वो सब के सब क्या हो, इकाई में, तो ऐसी दशा में हम क्या बोलेंगे, उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और देखो आईयूपीएससी में क्या होगा, नियमानुसार क्या होगा, मानक, देखो इसको क्या कहते हैं, मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जो आईयूपीएससी में क्या करते हैं कि जो मानक अपचयन विभव है उसी को हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल दो अर्धविक सेलों से बना हुआ है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो एनोड पर होता है, एनोड कहलाता है ना, एवं विलयन के सापेक्ष इसका विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यदि हम गैल्वेनिक सेल के अध्ययन करें तो गैल्वेनिक सेल में क्या माना जाता है कि जो एनोड है, क्या हमारे पास एनोड, एनोड को हम बाईं ओर लिखते हैं, है ना, तो ये क्या है, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण होता है ना, एनोड कहलाता है। और ये कहता है कि विलयन के सापेक्ष इसका विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो विलयन के सब जैसे हम इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर विलयन है, तो मान लीजिए हमने क्या कहा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, है ना, ये जिंक है, तो इसकी तुलना में क्या है, ये कैसा है, ऋणात्मक है। देखो ये कहता है ना, विलयन के सापेक्ष इसका विभव क्या है, ऋणात्मक है। किसका, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो किनारे यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका विभव कैसे हो जाएगा, विलयन की तुलना में क्या है, ऋणात्मक। ये इलेक्ट्रोड कैसे लग रहा है, ऋणात्मक है ना। दूसरी तरफ यदि हम देखेंगे, अपचयन क्रिया होती है तो कैथोड कहलाता है, ये कैथोड कहलाता है, यहाँ अपचयन होगा। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो ग्रहण का हो जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है कब ग्रहण होंगे, जब ये धनात्मक होगा, जब इससे चार्ज धनात्मक होंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। ये कोई चार्जेस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अभी तो यहाँ ऋणात्मक होगा, ये इन इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से यहाँ ऋणात्मक विभव उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है ना, तो विलयन की तुलना में ये ऋणात्मक होगा और विलयन की तुलना में ये धनात्मक होगा। ठीक है ना, तो इसका विभव क्या होगा, विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है। ये किस में है, गैल्वेनिक सेल में,
है ना। इस प्रकार दोनों क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होता है, विभवांतर होता है। और जैसे ही क्या करते हैं हम स्विच ऑन करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं। ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, इससे कहाँ होंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होंगे, यानी कि जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे। और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे तो विद्युत धारा विपरीत दिशा में चलने लगेगी, विपरीत, यानी कि विद्युत धारा इसके विपरीत हो जाएगी। यही तो हो रहा है इसमें, बस यही क्रियाएं हो रही विद्युत सेल में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये गैल्वेनिक सेल की अर्ध क्रियाएं हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, गैल्वेनिक सेल में क्या कहता है कि गैल्वेनिक सेल में दोनों दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को हम सेल विभव कहते हैं। ये क्या हुआ, सेल विभव। पहले क्या था, पहले वाला क्या था, याद करो जल्दी बताओ बेटा। पहले वाला था इलेक्ट्रोड विभव। क्या था, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या था, एक ही इलेक्ट्रोड में उसकी रॉड और उसके बीच विलयन में जो होने वाला है, यानी कि जो हमारे पास क्या होगा, धातु की छड़ होगी और उसका जो विलयन होगा, उनके मध्य इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य होने वाला विभव अंतर क्या कहलाता था, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता था। और सेल विभव क्या है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, सेल विभव बोलते हैं। दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, इनके बीच जो विभव में अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, सेल विभव कहलाएगा। उसे हम कहते हैं सेल विभव, उसे क्या कहा जाता है, सेल विभव। ये सेल विभव, ठीक है ना। इसे हम किससे नापते हैं, वोल्ट से नापते हैं। दो इलेक्ट्रोडों के विभव, ये याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, है ना। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है ना। और सेल विभव क्या है, तो सेल विभव आप लोग समझ गए, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। और इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच का जो विभवांतर है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। इसे क्या, सेल विभव को हम किससे नापते हैं, बोर्ड से नापते हैं, है ना। सेल विभव कैथोड और एनोड, देखो कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को होता है, ठीक है ना। एक कैथोड वाला होगा और एनोड का जो विभव का अंतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेल विभव। इसे हम कहते हैं सेल वैद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। और इस समय देखो, इस समय सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, जब हम ईएमएफ को देखते हैं तो उस समय सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। देखो, गैल्वेनिक सेल को लिखते समय हम एनोड को बाईं ओर और कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है ना। ये याद भी रखना आपको, कहां पर क्या चीज लिखी जा सकती है। देखो, अब गैल्वेनिक सेल को लिखने के लिए साधारणतः क्या किया जाता है, धातु और वैद्युत अपघट्य के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जाती है। जैसे मान हमने क्या किया, कोई धातु है, जैसे हमने कहा जिंक, जिंक इलेक्ट्रोड, माना सपोज हम क्या करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये होगा, जिंक का जो रॉड होगी वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में घुली होगी। ये जिंक सल्फेट है और ये क्या है, जिंक की रॉड है ना। जिंक की रॉड जो है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा रखे हमने। अब ये क्या कहता है, देखो इनके माना हमें इसको लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, ये जिंक है और जिंक के विलयन में टू पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। यदि हम गैल्वेनिक सेल को लिखेंगे कैसे, है ना, तो ये बता रहा है कि जैसे जिंक है, जिंक रॉड है और जिंक सॉल्यूशन है, उनके मध्य क्या होगा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेगी, ठीक है ना। धातु और वैद्युत अपघट्य के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच करके, ठीक है ना। दो देखो, दो वैद्युत अपघट्यों को यदि हम वहां लवण सेतु से जुड़े हैं तो वो दो अर्ध क्या होगा, उससे जुड़े होंगे। मान लीजिए सपोज एक हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, ठीक है ना, जिंक की रॉड है, और दूसरा हमारे पास क्या है, कॉपर सॉल्यूशन है और कॉपर की रॉड है, दो इलेक्ट्रोड हो गए। ये हमने क्या किया, लवण सेतु से जोड़ रखे। तो ऐसी दिशा में इस सेल को, एक तो जिंक हो गया, जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा रखा है। दूसरा बेटा इसमें कॉपर है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा रखा है। तो यदि हम इसको सेल अभिक्रिया लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो जिंक और जिंक को जिंक सॉल्यूशन के विलयन में उनके बीच एक ऊर्ध्वाधर रेखा, लेकिन ये हमने किससे, लवण सेतु से जोड़ रखे, तो यहाँ दो लाइन ऐसे खींच लें। फिर क्या आएगा,
कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर के सोल्यूशन इस टाइप। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो इस परिपाटी के अनुसार क्या होगा, सेल का ईएमएफ धनात्मक धनात्मक होता है, जो सेल का ईएमएफ होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड विभव होता है उससे क्या वो होता है, सेल विभव होता है वो धनात्मक होता है। इसलिए दाईं ओर क्या होगा, दाईं ओर अर्ध सेल के विभव से बाईं ओर अर्ध सेल के विभव को घटा कर दिया जाता है। तो ई सेल यानी कि हम कह सकते हैं सेल विभव। तो ई सेल, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि हम सेल विभव कह सकते हैं। जो ई सेल का मतलब हो गया सेल विभव। तो हम क्या करेंगे, ई दाया, जो दाया वाला सेल है, ठीक है ना, माइनस ई बाया। तो ये फॉर्मूला बन जाता है इसका, ठीक है ना। ई दाएं में से ई बाएं को घटा देते, दाएं कौन सा है, दाएं हमेशा कैथोड होता है और एनोड पर क्या होता है, बायां, ये बाईं तरफ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये सेल अभिक्रिया को दिखाने का एक तरीका है, ठीक है ना। ये देखो बेटा, ये जैसे मान लीजिए अब ये सेल अभिक्रिया है, इनकी प्रैक्टिस के लिए देखें हम। यहाँ पर हमारे पास देखो ये सेल अभिक्रिया है। इस सेल अभिक्रिया को ये क्या लिखना चाहेंगे, सेल अभिक्रिया को किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कॉपर है, फिर कॉपर, देखो कॉपर को कॉपर दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं बनाएंगे इसमें। पहले इस पूरी सेल अभिक्रिया है ना, इसकी दो अर्ध सेल अभिक्रिया बनाएंगे। तो देखो यहाँ कॉपर दिखाई दे रहा है हमें, कॉपर से क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज बना। कब बनेगा 2 पॉजिटिव, देखो कॉपर है ना, कॉपर से हमने कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज। ये जरूरी नहीं बेटा, जो जो धातु कभी क्या हो सकती है, ऑक्सीकारक हो सकती है, वो अपचायक भी हो सकती है ना। यहाँ पर देखो जैसे पहले में क्या हो रहा था, इसका अपचयन हो रहा था, इस दशा में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस अर्ध सेल में क्या हो रहा है, ये कौन सी है, ये इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण। अभी तक हम किसके साथ ले रहे थे, जिंक के साथ। जिंक के साथ इसका क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। फिर ये ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ तो ये जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है, या अर्ध सेल। दूसरा आप देखो बेटा एजी, यहाँ पर है एजी पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ दाहिनी तरफ, बाईं तरफ पॉजिटिव है, दाहिनी तरफ जाकर के क्या हो रहा है, एजी में कन्वर्ट हो रहा है। देखो एजी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे। तो ये जो दूसरा अर्ध सेल है हमारे पास, ये क्या है, ये अपचयन अर्ध सेल, ठीक है ना। अपचयन, अपचयन कहाँ पर होता है, ये होता है कैथोड पर। ये कहाँ होगा, कैथोड पर। हमें एनोड और कैथोड मिल गए, ठीक है ना। अब हमें सेल अभिक्रिया लिखनी है, तो सेल अभिक्रिया क्या होगा, देखो इस तरफ हम क्या लिखते हैं, एनोड को लिखते हैं बाईं तरफ। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने डुबा रखा है। फिर हमने इसको 2 लाइन लगाई, यानी कि हम इसको किससे जोड़ रहे हैं, लवण सेतु से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर होगा एजी पॉजिटिव और इसने क्या किया, एजी में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हमने सेल अभिक्रिया लिख ली। अब इस जब सेल अभिक्रिया लिखी है, देखो ये लिखा हुआ सेल अभिक्रिया है ना, ये सेल अभिक्रिया 2 अर्ध ये बनाया हुआ। अब इस प्रकार से हमने सेल अभिक्रिया तो लिख ली। अब इसके बाद क्या होगा, जो ई सेल है, तो हमने फॉर्मूला बनाया था ई सेल बराबर क्या होगा, ई सेल बराबर आया था हमारे पास ई दाया माइनस क्या हुआ, ई बाया। इसका मतलब दाएं का मतलब क्या होगा, और ये बाया हुआ। दाहिनी तरफ कौन होता है, दाहिनी तरफ हमारा होता है जो जिस पर क्या हो रहा होगा, अपचयन क्रिया हो रही है ना। इधर की तरफ क्या होगा, कैथोड तो होता है, जो हमारे दाहिनी तरफ होता है वो कैथोड होता है, और जो बाईं तरफ होता है वो होता है एनोड। क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है ना। तो ये कहता है ई दाया, तो दाहिनी तरफ कौन सा है, ये वाला है ना। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला था जनरल। ई दाएं तरफ कौन आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है ई, और तो यहाँ पर आएगा एजी प्लस और सिंगल लाइन खींच करके एजी, ये दाया आ गया हमारा। अब माइनस बाया, बाया कौन है, ये कॉपर वाला है। तो यहाँ पर कॉपर वाला है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ई और Cu2 पॉजिटिव है, और ये क्या करेगा, Cu अपचयन, माना अपचयन विभव लिखेंगे, है ना। यहाँ पर क्या लेंगे, अपचयन विभव लेंगे, ये भी अपचयन विभव, Ag पॉजिटिव, और तब हमने Ag लिखा, ये अपचयन विभव लिखा जाता है इसमें ना। तो ये आ जाएगा ई सेल, ई सेल बराबर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सेल अभिक्रिया को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें बेटा, इसमें इस टाइप से हम सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। देखो उसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन मापन करना, जो यदि हम अकेले करेंगे, इसके लिए हमें तुलनात्मक चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
इसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा बाद हमने क्या किया, इसको इसका मापने का शुरुआत की। तो ये इसमें पहले सबसे पहले समस्या क्या थी कि जो अकेले अर्ध सेल होते हैं उनका सेल विभव नहीं मापना, बहुत नहीं मापा जा सकता है। माना हम कहें कितना बड़ा है, एक आदमी को यहाँ खड़ा कर देंगे कितना बड़ा, तो हमें कितना बड़ा पता कैसे लगेगा? जो दूसरा आदमी इसकी तुलना में खड़ा कर देंगे तो कहेंगे कौन बड़ा है इनमें से, तो हम कह सकते हैं हाँ ये वाला बड़ा है, क्योंकि तुलना करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, उस अकेला मापना बहुत मुश्किल का काम था, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। कैसे बनाया? देखो, हम दो इलेक्ट्रॉनों जो अर्ध सेल है उनके अंतर को हम क्या नापते हैं, सेल विभव के द्वारा नाप सकते हैं। ठीक है ना। यदि हम स्वेच्छा से एक ही इलेक्ट्रोड का विभव चयनित कर लेते हैं तो सापेक्ष अर्ध सेल का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। बहुत इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने मानक मान लिया एक इलेक्ट्रोड को, और दूसरे इलेक्ट्रोड को जब जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक इससे क्या आ जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव आ जाता है। तो इसलिए जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण हुआ। तो इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या हुआ, देखो ये कहता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामक जो अर्ध सेल है वो किस प्रकार से होगा। देखो हाइड्रोजन को ऐसे है तो इसका कोई इलेक्ट्रोड तो बनाया नहीं जा सकता, तो इसको इस प्रकार से बनाया गया। देखो जैसे ये बना हुआ, किस प्रकार से, बीच में देखो बेटा इसमें ये क्या बना हुआ है, एक एक वैक्यूम टाइप का बना हुआ है। यहाँ से क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया, और इस हाइड्रोजन गैस को यहाँ से उसमें डाला, और ये इसका जो दाब है वो 1 बार है। ठीक है ना, इसका जो दाब है, इसमें हाइड्रोजन गैस बनी हुई है। यहाँ नीचे जो लगा हुआ है ये प्लेटिनम की एक प्रकार का टुकड़ा है ना, प्लेटिनम, जो प्लेटिनम होता है उसमें, और इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और उसका जो क्या होगा, सांद्रता होगी, वो होगा 1 मोलर, 1 मोलर सांद्रता होगी इकाई के फॉर्म में। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने बनाया। तो ये क्या कहते हैं, जो ये देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो नामक अर्ध सेल है, वो हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखो प्लेटिनम लिया गया है ना, प्लेटिनम, और इसके साथ हाइड्रोजन जैसे H2 गैस के फॉर्म में, और ओब्लिक H। तो ये अपने आप में एक ही क्या है, इलेक्ट्रोड है। इसको हम इस प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। इसका जो सेल विभव है निम्नलिखित अभिक्रिया के संगत क्या होता है, शून्य निर्देशित किया जाता है। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है वो शून्य माना जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जब इसका शून्य माना गया तो इसके साथ जो जोड़ेंगे वो उसका इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक को लेपित किया जाता है। देखो प्लेटिनम ब्लैक यहाँ पर लेपित किया गया है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में डुबाया जाता है। जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है उस किसको, अम्लीय विलयन में इसको डुबाया जाता है। ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो गैस होगी इस पर जो यदि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ शुद्ध हाइड्रोजन ये निकल रही है, बूंद बूंद के रूप में हमें दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। हाइड्रोजन के अपचयित और ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाएं क्या होती हैं, इनकी जो सांद्रता है, सांद्रता की इकाई क्या होती है, मान स्थिर रखी जाती है। इसका मान क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं। इसके जो सांद्रता है वो इकाई के रूप में रखते हैं। ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विलयन में हाइड्रोजन गैस का दाब 1 बार एवं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है। ये ध्यान रखना। मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में विलयन में हाइड्रोजन गैस का दाब 1 बार एवं हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो 1 मोलर होती है। तो उसी को हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं उसको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, जिसमें विलयन की, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, विलयन में हाइड्रोजन गैस का जो दाब है 1 बार एवं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, 1 मोलर होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो पूछते हैं बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो आप इस सीधे यहां से इस डेफिनेशन को लिख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचना चाहो खींच लो। ठीक है ना, ऊपर की लाइन और सीधे नीचे की लाइन जो एक ही कलर में है उस टाइप से हम लिख सकते हैं। देखो उसके बाद देखो, अब इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, अलग अलग उससे जोड़ा और उसका पाठ्यांक नोट किया। तो हमने देखा ये
मानक इलेक्ट्रोड निकल रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव निकल रहे हैं, है ना। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड संदर्भ संदर्भ अर्ध सेल तथा किसी दूसरे में क्या होता है, कैथोड के स्थान पर क्या कर लेकर बनाई गई जो सेल सेल होती हैं, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ क्या लिखा जाता है, अर्ध सेल लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको जो हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम दोनों तरह यूज कर सकते हैं, कैथोड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, एनोड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके कारण बताएंगे कि क्या कारण है, इसको कैथोड के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं और एनोड के रूप में, है ना। ये कहता है देखो 298 केल्विन पर ईएफ दूसरी ओर दूसरी अर्ध सेल अपचयन का मान देता है, ठीक है ना। अपचयन जब ये क्या करेंगे, इसका ईएमएफ दूसरी ओर क्या होगा, इसको बोलेंगे मानक अपचयन विभव का मान देता है। और यदि हम दाहिनी ओर वाले अर्ध सेल की अपचित एवं ऑक्सीकृत स्पीशीज की सांद्रता इकाई हो, तो उपरोक्त जो क्या होंगे सेल विभव होगा दाहिनी ओर से अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसे में दोनों दशाओं में वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको जोड़ा जाता है बेटा, जैसे माना देखो यहाँ पर देख लीजिए, ये कहता है कि जहां क्या होगा ई नोड सेल है, ई नोड सेल, ठीक है ना। अब मानक क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, है ना। देखो ई नोड सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट आर तथा ई नोट एल क्रमशः दाहिनी और बाईं ओर, ठीक है ना, सेलों का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव इस प्रकार से होता है। यदि वो दाहिनी तरफ देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव शून्य होता है, कैसी दशा में, यदि माना हमने लिया ई नोड सेल लिया, देखो बेटा ये ई नोड का मतलब हो गया, अब शब्द आ गया मानक, है ना, मानक शब्द आ गया। और हमारे पास था ई दाया, ये तो था माइनस ई बाया। यदि हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या लिया, शून्य लिया, कैसी दशा में, यहाँ पर शून्य ले लिया, तो जो सेल का विभव होगा वही क्या होगा, जो यहाँ दाहिनी तरफ है उस मानक इलेक्ट्रोड विभव, इससे शून्य है। देखो क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या है, ई नोट एल शून्य है, देखो ई नोट क्या है, शून्य है। तो ऐसी दशा में क्या आएगा, यदि शून्य हो जाता है, इसका हम क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे हाइड्रोजन का। तो ऐसी दशा में क्या आएगा, जो सेल का विभव है वो जो दाईं ओर सेल है उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर आएगा। जैसे माने एक एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं, जैसे इसको लिया हमने, किसके साथ जोड़ा हमने इसको, कॉपर के साथ। देखो कॉपर के साथ जोड़ा, तो कॉपर के साथ किस प्रकार से जोड़ा, एक सेल बनाया हमने, जैसे प्लेटिनम है, ठीक है ना, तो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया, फिर हमने हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है H2, ये क्या है बेटा, ये एक गैस ये हाइड्रोजन गैस है, और इसका क्या आएगा, एक बार इसका दाब है ना, एक बार दाब हो गया। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये क्या होगी, एक एक्वस फॉर्म में है, एक मोलर इसकी सांद्रता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, यानी कि Cu2 पॉजिटिव और इसका एक मोलर है ना, ये भी एक मोलर है और कॉपर के साथ। तो ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि ये मानक के साथ लिए जा रहे हैं। कैसे, इनका सबके जो सांद्रता है वो क्या है, एक मोलर है। देखो यहाँ पर भी देखोगे एक बार यूज हुआ दाब, यहाँ पर सांद्रता देखो एक मोलर यूज हुई, यहाँ पर देखेंगे तो aqueous एक मोलर यूज हुआ। तो इसमें सब में क्या है, इकाई सांद्रता है, ठीक है ना। तो जब हमने इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ा तो हमने देखा पाठ्यांक कितना है, 0.34 वोल्ट, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन का है वो 0 होता है। तो जितना इसका सेल विभव आएगा वो क्या आएगा, जो उससे जुड़ा हुआ सेल होगा। जैसे हम दो चीजों को जोड़ते हैं ना, मान लीजिए हमने एक के साथ हाइड्रोजन जोड़ा, एक के साथ कॉपर जोड़ा, अब हमने इस टोटल का ई सेल निकाला, मानक सेल निकाला, तो हमने देखा इसका तो 0 है, किसका किसका 0 है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 हो रहा है। और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड हमने लिया, ई नोट लिया, ई नोट कॉपर लिया, उसका यहाँ दिखाई दिया 34, 0.34। तो इसका जब शून्य है तो स्वाभाविक है ये मान ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, 3 पॉइंट, यानी कॉपर का कितना आएगा, 34, देखो 0.34। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अलग अलग उसके साथ जोड़ा इसको, ठीक है ना। और इसी के आधार पर
स्टैंडर्ड, इसलिए उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। और उसको जिसके साथ जोड़ा उसके साथ उन्होंने अलग अलग प्रकार से उसकी, देखो जैसे माना जिंक के साथ जोड़ा, फिर क्या किया उन्होंने जिंक के साथ जोड़ा, देखो जिंक के साथ जोड़ा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन जिंक के साथ जुड़ा। अब इसकी वैल्यू तो जीरो है, मानक इलेक्ट्रोड भी वो कितना है, जीरो है। तो हम कैसे निकालेंगे इसकी जो, अब उन्होंने देखा वहां पाठ्यांक कितना है, -0.76 आया। तो ये किसका होगा, ये जिंक का होगा, क्योंकि इसका तो शून्य हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ई नोट सेल से क्या निकालेंगे, ई नोट सेल बराबर क्या आएगा, ई दाया माइनस ई बाया, ई बाया। सिर्फ हमें ये चेक करना होगा कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। ठीक है ना। अब उसके लिए क्या होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में याद रखनी पड़ेगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर हम उसको देख सकते हैं। तो देखो ये किस तरफ लिखा गया, ये बाईं तरफ लिखा गया। इसका मतलब इस समय क्या हो रहा होगा, इसमें ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। ठीक है ना। तो इसको, इसकी वैल्यू को रखेंगे, देखो इसकी वैल्यू जैसे माना ई दाया, देखो ई दाया, दाएं तरफ कौन आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक है ना, माइनस आएगा कितना, 0.76, क्योंकि इसकी वैल्यू जो पाठ्यांक है इसके जीरो हो गया। तो यहाँ पर ई सेल बराबर कितना आएगा, -0.76। तो जिंक, ये किसका आया, जिंक, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक को जोड़ जोड़ करके क्या किया बेटा, प्रत्येक का इलेक्ट्रोड विभव निकाला। ठीक है ना। ये देखो प्रत्येक स्थिति में हमने उन्हों का इलेक्ट्रोड विभव निकाला, अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है, आज इतने रख